नमस्कार दर्शकों, साहित्य संसार के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। साहित्य संसार के इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात जिस संस्कृतिकर्मी, साहित्यकार और रचनाधर्मिता की ओर अग्रसर लगातार से मुलाकात कराना चाह रहे हैं, उनका नाम है डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी और विषय है साहित्य यात्रा डॉक्टर अरविंद की। दर्शकों, डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी एक ऐसा नाम है जिसने शुरुआती दौर से ही ये तय किया कि साहित्य की दुनिया में काम करना है और साहित्य की दुनिया में काम करते करते इस मुकाम तक आज पहुंच चुके हैं कि हम सबको, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ साथ संपूर्ण उत्तर प्रदेश को गर्व भी होता है कि डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी ने एक कीर्तिमान स्थापित किया। चाहे आलोचना हो, चाहे साहित्यिक अवदान में बहुत सारी चीज़ें अलग से हों, या फिर ऐसी कुछ चीज़ें हों जो साहित्य की दुनिया में एक अलग सी दिखती हों, वो डॉक्टर अरविंद की साहित्य यात्रा में है। डॉक्टर साहब, हम आपका इस आयोजन में, इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं और इस स्वागत के साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि आपसे ही शुरुआत करें कि आखिर आपने साहित्य की दुनिया में जाने के लिए क्यों सोचा। सबसे पहले तो मुमताज जी, आपका और सभी दर्शकों का मैं स्वागत करता हूं और नमस्कार करता हूं। दरअसल हर आदमी के जीवन में लक्ष्य होते हैं कि उसे क्या करना है। एक बहुत बड़े पश्चिमी लेखक ने कहा है कि हर इंसान को रात को सोने के पहले खुद से पूछना चाहिए कि तुम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो। और ये बात मेरे पिताजी ने मुझे बताई थी, तो मैंने शुरुआती दिनों में ही निश्चय कर लिया था कि मुझे एक दिन कलम के रास्ते ही अपना मुकाम तय करना है, आगे बढ़ना है। तो ये मैंने शुरू में ही निश्चय कर लिया, जैसा कि आपने कहा है। और लिखते लिखते 4 दशक का वक्त गुजर गया। पिछले 2 दशकों के आसपास तो गोरखपुर में ही हूँ और 2 दशक हमारा जो जीवन है वो दिल्ली का रहा है। और इन वर्षों में कह सकता हूँ कि लिखने के अलावा और पढ़ने के अलावा मैंने दूसरी कोई चीज़ सोची नहीं। इसलिए लिखना जो है वो मेरी सांसों की प्रक्रिया की तरह है। मुक्तिबोध ने कहा है ना कि लिखने का अर्थ है जीने की प्रक्रिया। जैसे आदमी सांस लेता है और उसकी एक रफ्तार होती है, उसी तरह हमारे जीवन में साहित्य रचा बसा है। डॉक्टर साहब, आप कवि, आलोचक, संपादक, जी, ये 3 अलग अलग जो विधाएं हैं साहित्य की, जी, उसमें आपने बड़े काम किए हैं। कविता के क्षेत्र में जब हम लोग देखते हैं तो अरविंद त्रिपाठी बहुत ऊंचाइयों पे दिखते हैं। आलोचना की और समालोचना की जब बात करते हैं तो आपका नाम बहुत बड़े बड़े लेखकों की कृतियों, कविताओं और रचनाओं पर आता है, जहां आप कभी कभी, मुझे लगता है कि एक शब्द होता है अंग्रेजी में कि बहुत ब्रूटल हो जाता है एक आलोचक। जी जी। वो आलोचक आप कभी रहे हैं कि नहीं रहे हैं, ये तो बाद की बात होगी। हम संपादकीय की बात करना चाहेंगे। यहीं से शुरू करते हैं कि आपने संपादन के बहुत सारे कार्य किए। शुरुआती दौर से आपने पत्रकारिता भी की। वो वक्त भी आपने देखा कि जब पत्रकारिता में बहुत ही नपे तुले और तपे लोग आते थे। वो शब्द, वो समय था। उस समय आपने पत्रकारिता की थी। उसके बाद आपने संपादन भी किया और संपादन बड़े बड़ी कृतियों का तो किया ही साथ पुस्तकों का भी किया। चाहे वो आलोचना हो, वर्तमान साहित्य हो, बड़े बड़े मतलब इस तरह की जो साहित्य के संसार में जानी पहचानी कृतियां हैं और पुस्तकें हैं। आप तीनों के कार्यों में सामंजस्य कैसे बिठाते थे? ये बड़ा दुरूह कार्य होता है। देखिए, शुरू में तो मैं कविताएं ही लिखता रहा, मतलब
करीब 15-20 साल तक तो मैंने कविताएं लिखी, और मेरे जो साहित्य के पुराने मित्र हैं वो कवि के रूप में ही मुझे मानते हैं। लेकिन इसे संयोग कहिए या नामवर सिंह जैसी शख्सियत का सहचार कहिए कि मैं उनके सानिध्य में जब आया तो उन्होंने कहा कि आप आलोचना के क्षेत्र में भी काम करिए, और मैं फिर आलोचना के क्षेत्र में काम किया, और इस तरह कविता जो है धीरे धीरे पार्श्व में चली गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब मुझे देवी शंकर अवस्थी सम्मान 2004 में मिला था तो मैंने साहित्य अकादमी में सम्मान लेते हुए जो व्याख्यान दिया था उसमें मैंने कहा था कि मैं मूलतः और अंततः एक कवि हूँ, और अगर कवि न होता तो आलोचक भी नहीं हो पाता। आप गौर करें, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो हमारे जो स्तंभ हैं वो सभी जो आलोचक के रूप में विख्यात हैं, जैसे आप रामचंद्र शुक्ल का नाम लीजिए जी, आप हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम लीजिए, आप नामवर सिंह का नाम लीजिए। 3 बड़े आलोचकों का मैं जिक्र कर रहा हूँ, रामविलास शर्मा, 4। ये देखिए कि ये सभी चारों कवि हैं और इनकी कविताएं बहुत अच्छी रही हैं, और बाद में उनका विकास आलोचक के रूप में हुआ। मुझे जो है शुरुआती जो मेरी कविताएं हैं और साहित्य का पहला पुरस्कार दिल्ली हिंदी एकेडमी का मेरा घर जो कविता मेरी है, लंबी कविता है, और इसी गोरखपुर में करीब 40 वर्ष पहले अपने विद्यार्थी जीवन में मैं एमए का छात्र था, तब वो लिखी गई थी। तो कविताएं जो है वो ऐसा नहीं है कि मुझसे छूट गई हैं, लेकिन आलोचना का इतना मेरे ऊपर प्रेशर रहा साहित्य, क्योंकि आलोचना जो है वह सहकारी भाव है जी, और मैं साहित्य की सिर्फ आलोचना नहीं, मैं सामाजिक आलोचना लिखता हूँ, साहित्य को समाज तक पहुँचाने के लिए लिखता हूँ। इसलिए मेरी आलोचना में जो जद्दोजहद है वह उसके केंद्र में साधारण मनुष्य है, आम आदमी है। अब आपने संपादन की बात की, तो संपादन भी उसी सिलसिले में आप देखें कि मैंने श्रीकांत वर्मा जैसे कवि की मतलब उनसे मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ रहा, बल्कि उन्हीं के आमंत्रण पर मैं दिल्ली गया और उनका बहुत स्नेह मिला, लेकिन बहुत कम समय के लिए उनका साथ रहा। उसी के 1 साल बाद ही वो दिवंगत हो गए, कैंसर से पीड़ित थे, और मैं दिल्ली में निराश्रित हो गया, क्योंकि मैं बिल्कुल गोरखपुर और गांव से गया हुआ युवक था और चारों तरफ मेरे अंधेरा था। लेकिन मैंने दिल्ली में ही जूझना पसंद किया, और लगभग शुरुआती जीवन में आप सोचिए कि 82-83 से लेकर के और 2002 तक मैं दिल्ली में ही डटा रहा और लिखते रहे। दिल्ली तो एक महासागर है जी, तो उस महासागर में गोते लगाते रहा, और कई बार मुझे मोती मिले, कई बार सीप मिले। तो आलोचना के क्षेत्र में जो मेरे पैर बढ़े आगे, वो उसकी वजह जो है दिल्ली है। और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह है कि मुझे लगा कि आज की जो कविता है उसको मूल्यांकित नहीं किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों में जो आलोचना के नाम पर लिखा जा रहा है, दरअसल वो आलोचना है नहीं। तो मुझे एक आपद धर्म की तरह आलोचना के क्षेत्र में उतरना पड़ा। जैसे मंदिर में गए थे भजन करने, लेकिन देखा कि बरामदे में बड़ी गंदगी है, तो झाड़ू लेकर के खड़ा हो गया और सफाई करने लगा। आपने प्रेम को छोड़ करके क्यों समाज और समाज की तमाम जो विसंगतियां हैं या जो चिंताएं हैं उसको चुना? उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ऐसा है कि मैंने प्रेम कविताएं भी लिखी हैं
और वो कविताएं बड़ी छोटी छोटी कविताएं हैं, और आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि आपकी दिलचस्पी इतनी ज़्यादा प्रेम कविताओं में कैसे हो गई। जैसे उसका शहर छोड़ते हुए मेरी एक प्रसिद्ध कविता है। लेकिन आपने ठीक कहा कि मेरे सामने जो है जिंदगी का यथार्थ बहुत ही खौफनाक था। मैं जिस इलाके में जन्म लिया, गोरखपुर का दक्षिणांचल, आप जानते हैं कि बाढ़ और सूखा, बीमारी और महामारी, और उस इलाके में आप जानते हैं कछार इलाका है जी। कई बार जो है दोनों फसल गायब हो जाती थी। मेरे पिता शिक्षक थे, और दरअसल साहित्य लिखने की प्रेरणा उन्होंने ही, मैं उनको पिता ही नहीं बल्कि अपना गुरु और मित्र दोनों मानता हूँ। मैं मिला हूँ, आप उनसे मिल चुके हैं जी। उनके साथ सबसे बड़ी खूबी थी कि वो एक एज के बाद कभी उन्होंने मेरा पूरा नाम नहीं लिया, और मित्रवत व्यवहार। और जब भी मिलते थे, मैं दिल्ली जब चला गया तो मुझसे बराबर जो खतो किताबत होती रही जी। उसकी भविष्य में एक जिल्द उसकी छपेगी, तो उसमें उन्होंने साहित्य की समस्याओं से हमें परिचित कराया, और हमें यह कहा कि लिखना जो है वो व्यसन नहीं है और न ही सुख सैया है। लिखना जो है तलवार की धार पर गुजरना है, जाना है, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये लिखना जो है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, सांसों की प्रक्रिया है। आपके सामने जब जलता हुआ यथार्थ है समाज का, जीवन का, भूख है, गरीबी है, इफ्लास है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, तो आप जो है सिर्फ प्रेम कविताओं के बदौलत जीवन में खड़े नहीं हो सकते। इसीलिए आलोचना के क्षेत्र में जब मैं आया तो मेरे जो आइडियल कवि हुए वो श्रीकांत जी हुए। श्रीकांत जी इसलिए मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उन्होंने 60 के दशक में जो युवा कविता शुरू हुई नई कविता के बाद जी, उसमें उन्होंने ऐसी कविताएं लिखी जो उस पीढ़ी के किसी भी कवि ने नहीं लिखी। मतलब वो क्षोभ और गुस्से और असंतुलन के कवि के रूप में जाने जाते हैं। और अशोक वाजपेयी ने जैसा कि उनको कहा कि वो अपनी पीढ़ी के एक नाराज कवि थे, तो उस नाराज कवि की कविताओं ने मुझे भीतर तक बांध लिया। और आप जानते हैं कि मैंने उन पर सबसे पहली किताब मैंने ही हिंदी जगत में लिखी, और श्रीकांत जी को वो किताब, हालांकि मैंने उनकी कुछ कविताओं की आलोचना भी की, क्योंकि बहुत सारी कविताओं में स्त्री के बारे में जो उनका नजरिया था वो सामंती था जी। इसलिए मैंने उसकी आलोचना की। और जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैं सोचा कि शायद उनको अच्छा ना लगा हो, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा लिखा है और मुझे बहुत, और वो किताब छपनी चाहिए। वो शताब्दी मनुष्य और नियति नाम से वो किताब जो है 1985 में प्रकाशित हुई थी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं साहित्य में जो है यश के लिए, यश तो एक होता है, लेकिन साहित्य उससे भी ज़्यादा जो है मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा माध्यम है जिसके बिना मैं जी नहीं सकता। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और हम देखते हैं कि आप दो ऐसे जो ध्रुव हैं साहित्य के, एक तो प्रोफेसर नामवर सिंह और दूसरे श्रीकांत वर्मा जी, दोनों के अलग अलग छोर हैं। इन दोनों अलग छोरों को एक साथ देखते हुए आप खुद को कैसे उसमें समाहित करते हैं, समायोजित करते हैं? आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक बात कही है कि साहित्य जो है वो विरुद्धों का सामंजस्य है जी, और यह जीवन भी जो है विरुद्धों का सामंजस्य है। आप जानते हैं यह सृष्टि जो है वह तमाम तरह के जो हमारे नक्षत्र हैं उन सब से खिंचा हुआ है, बहुत सारे ग्रह हैं, तो और उसको एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण में खिंचाव है। पृथ्वी उसमें, पृथ्वी मनुष्य की जगह है। तो विरुद्धों के सामंजस्य पर जब प्रकृति टिकी हुई है और यह जीवन टिका हुआ है,
तो साहित्य भी जो है विरुद्धों के सामंजस्य पर ही टिका हुआ है। अब जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, श्रीकांत जी जो है वह मार्क्सिस्ट नहीं थे, लेकिन वह सबसे ज्यादा उनके काव्य गुरु जो है वह मुक्तिबोध थे। हाँ। उनके जो है साहित्यिक गुरुओं में दूसरे गुरु हरिशंकर पारसाई थे और दोनों मार्क्सिस्ट थे। लेकिन श्रीकांत जी ने जो कविताएं लिखी वह बिल्कुल उनका मिजाज अलग है, और उन्होंने मार्क्सवाद को ये कहा कि लेखक तो स्वभावतः प्रगतिशील होता है, इसलिए मार्क्सवाद से वह विरोधी नहीं थे। ये कई लोगों को भ्रम है कि श्रीकांत जी जो है वो मार्क्सवाद के विरोधी थे, जबकि मेरा ये मानना है कि वो मार्क्सवाद से असहमत थे। जैसे प्रतिबद्धता को उन्होंने, साहित्य में एक प्रतिबद्धता हो ना, कमिटमेंट, तो उन्होंने ये कहा कि लेखक जो है स्वभावतः कमिटेड होता है, वो समाज के लिए लिखता है। तो इसलिए जो है प्रतिबद्धता का जो सवाल है वो फिजूल है। लेकिन श्रीकांत जी की जो सबसे बड़ी चीज जो मुझे प्रभावित की कि उनकी कविता जो है अपने समय में सबसे ज्यादा जो है अलग है। अब जैसे मुक्तिबोध की जो कविता है, मुक्तिबोध नई कविता में सबसे ज्यादा आकृष्ट मुझे मुक्तिबोध करते हैं, लेकिन सन 60 के बाद के कवियों में सबसे ज्यादा जो है वो श्रीकांत वर्मा करते हैं। और आप जानते हैं कि श्रीकांत जी एक ऐसे कवि थे जिन्होंने अपना रास्ता खुद तय किया जी। वो किसी बने बनाए फार्मूले में चलने वाले नहीं थे। आप माया दर्पण उनके संग्रह को आप देखिए, माया दर्पण जो काव्य संग्रह है, और उसके बाद मगध उस व्यवस्था का मरसिया है जिसके श्रीकांत वर्मा प्रवक्ता थे जी। एक ऐसा लेखक जो बाद में सक्रिय राजनीति में आ गया, लेकिन उसने खुद के खिलाफ भी कविताएं लिखी और व्यवस्था के भी खिलाफ कविताएं लिखी। ये आपको उदाहरण बिल्कुल ये आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। और नामवर जी तो हमारी विचारधारा के थे, तो स्वभावतः उनसे मैं जुड़ा रहा और मैं विचारों से प्रगतिशील हूँ। मैं खुद श्रीकांत जी का स्नेह पालित रहा हूँ, इसीलिए उनकी एक काव्य पंक्ति आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने लिखा है कि जो मुझसे नहीं हुआ वो मेरा संसार नहीं। यानी कि जो मुझसे नहीं हो सका अतीत में वो मेरा संसार नहीं है, मेरा संसार वह है जो मेरे सामने है। अब जैसे आपने कहा कि मैं शुरू में तो फ्रीलांसर था, इसी गोरखपुर में मैंने अपनी पत्रकारिता शुरू की। फिर जब दिल्ली में गया 1984 में तो पत्रकार के रूप में ही काम किया। फिर उसके बाद मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 2 साल पढ़ाया भी, पोस्ट डॉक्टरल फेलो रहा, वहीं नामवर जी से मेरी भेंट हुई। और आकाशवाणी सेवा में आना तो मेरे लिए एक संयोग है। संयोग को हालांकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता, लेकिन मैं यह मानता हूँ कि कुछ नियति जो है आपको फिक्स कर देती है जी। और मेरे एक मित्र मेरे घर आए और वो ठहरे थे और उनको रेडियो में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव का इंटरव्यू देना था, और मैंने भी उस पद के लिए अप्लाई किया था। मैं उनका इंटरव्यू दिलाने गया और मैंने कहा भाई यूपीएससी में, मैंने पूछा कि भाई मैंने भी अप्लाई किया है। तो उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा नहीं आपका तो ये इश्यू नहीं हुआ है। हमने कहा भाई मेरी ये योग्यता है, आप देखिए। खैर बड़ी जद्दोजहद के बाद अंततः उन्होंने बताया कि नहीं आपका इंटरव्यू परसों है। और इस तरह मैं इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट हुआ, और पहली पोस्टिंग आप जानते हैं गोरखपुर में मैंने ज्वाइन किया, लेकिन मैं 6 महीने बाद फिर दिल्ली चला गया। तो रेडियो में आना तो इत्तेफाक हुआ, लेकिन मैंने जो आपसे कहा कि ये मेरा संसार था, यही संसार था जिसमें मुझे अपने जीवन के 3 दशक गुजारने थे। और गुजारा नहीं, एक एक्टिविस्ट की तरह, एक रेडियो के कार्यकर्ता की तरह मैंने काम किया। और आप हमारे बहुत सारे कार्यक्रमों में शरीक रहे हैं, संचालक के रूप में, एक्सपर्ट के रूप में। आप जानते हैं मेरे काम करने का तरीका। और यह काम मैंने दिल्ली से शुरू किया। मेरा ये जीवन का लक्ष्य था कि संयोग से मैं साहित्य का
आदमी हूँ और मुझे रेडियो में मौका मिला है, तो मुझे साहित्य और संस्कृति का विकास करना चाहिए। इतनी बड़ी हमारी परंपरा है, इतना बड़ा साहित्य है, हमें जो है ऐसा कुछ काम कर जाना चाहिए जिससे लोगों को लगे कि भाई ये है साहित्य। जैसे मैंने आकाशवाणी में दिल्ली में भी अखिल भारतीय कार्यक्रम जी, वार्ताओं का अखिल भारतीय कार्यक्रम का मैं लंबे समय तक प्रोड्यूसर रहा, और राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर का भी मैं प्रोड्यूसर रहा। सर्वभाषा कवि सम्मेलन जो आप देखिए अब अस्तम गतम की ओर है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, वो उसका मैं वर्षों तक प्रोड्यूसर रहा हूँ, और वो कार्यक्रम हमने किए हैं और हमने वो बहुत सारी चीज़ें जो है बदल दी। जैसे मैंने ये कहा कि हम गीतकारों को कम से कम साहित्य में बुलाएंगे, क्योंकि आज की जो 50-60 साल की जो कविता है, नई कविता है, और उसके बाद की जो कविता है, जो महत्वपूर्ण कवि हैं वो आए, क्योंकि कविता जो है वो गाने की चीज नहीं है। जो सर्जक है वो लिखता है, गाने वाले दूसरे होते हैं। इसलिए कविता का एक गुण गेयता है, लेकिन संपूर्ण गुण गेयता नहीं है। इसलिए मैंने इस पर जो है हमेशा स्टिक किया, और मैंने यह तय किया कि साहित्य की मुख्य धारा से रेडियो को मुझे जोड़ना है, और मैंने वो हमेशा कोशिश की। मैंने बहुत सारे कार्यक्रम दिल्ली में किए और रामपुर में किए। मुझे ये भी लगा कि हिंदी के जो टॉलस्टॉयर्स हैं, गे हैं, नागार्जुन हैं, मुक्तिबोध हैं, इस्मत चुगताई हैं, मजाज हैं, तो इन सारे लेखकों की जन्मशती मनाई जाए जी। और आप कई जन्मशतियों में संयोजक के रूप में मेरा काम देखा है जी। मैं इसलिए ये काम करता रहा कि आने वाली पीढ़ी और हमारे समय की जो जनता है, जो समाज है, वो समझे कि साहित्य वस्तुतः है क्या। कविता मनोरंजन की चीज नहीं है डॉक्टर साहब, कविता जीने की प्रक्रिया है। कविता जीने की प्रक्रिया है, मनोरंजन की चीज नहीं है। हम लोग अब चलते हैं दूसरी तरफ जी। और कार्यक्रम में बात करते करते कभी कभी हम लोग ये दिमाग से उतर जाता है कि आपसे बात करते ही रहे, बस बात चलती रहे, लेकिन एक सीमा है। उस सीमा के भीतर हम आपसे ये चर्चा करना चाहेंगे कि आपने जो पहली पुस्तक लिखी जो चर्चा में आई, जी जी, वो थी कवियों की पृथ्वी। जी जी, ये पुस्तक मेरे सामने पड़ी है, रखी है, पढ़ी नहीं, रखी है। ये कवियों की पृथ्वी, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के विषय में आप जरा सा हमारे दर्शकों को बताते रहिए। देखिए, ये कवियों की पृथ्वी, आप जानते हैं कि पृथ्वी सूक्त है हमारे वेद में जी। तो ये वो पृथ्वी का सूक्त नहीं है, इसमें उन कवियों का जिक्र है जो अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। और आलोचना की साखी, आलोचना की साखी वस्तुतः जो है हिंदी के जो प्रतिष्ठित आलोचक हैं जी, उन पर है, और आलोचना के जरूरी सवालों पर मेरे लिखे हुए लेख हैं, बहसें हैं। ये दोनों किताबें जो है मतलब प्रकाशित हुई, और ये दोनों, ये देखिए संयोग की कवियों पर की पृथ्वी पर मुझे देवी शंकर अवस्थी सम्मान जी, जो गोरखपुर आने पर ही मुझे मिला। हालांकि ये किताब पहले छप चुकी थी, तो ये हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार मुझे हासिल हुआ। बधाई है आपको। और ये आलोचना की साखी जो है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो मध्य प्रदेश शासन का सबसे बड़ा सम्मान है जी, आलोचना की साखी किताब पर मुझे मिला था। ये पुरस्कार आपका यहाँ है, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। जी जी, आलोचना की साखी, ये जो आपको सम्मान मिला, जी जी, सम्मान और पुरस्कार तो आपके जीवन में बहुत सारे आए, लेकिन जो प्रमुख हैं, जिनको हम सब इसको खास तौर से देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं। भाई शुक्ल जी का उल्लेख इसलिए कि शुक्ल जी देखिए हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं जी, बस्ती के अगोना में उनका जन्म हुआ जी, और ये जो है दुनिया के, ये सिर्फ हिंदी के आलोचक नहीं थे जी, पूरे भारतीय साहित्य में और विश्व साहित्य में जी, रामचंद्र शुक्ल की जगह है, और उनको आज तक कोई भी सरपास नहीं कर पाया। आपकी एक पुस्तक और है जो भारतीय साहित्य के निर्माता श्रीकांत वर्मा, ये साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुई है, जी, और श्रीकांत जी के बारे में तो आप जानते ही हैं। जी जी, ये किताब है,
जी। इसका कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। जी जी। और एक जो अभी देवी शंकर अवस्थी सम्मान जी। की बात थी, वो भारतीय साहित्य के निर्माता। ये देखिए, देवी शंकर अवस्थी जो है हिंदी के सबसे कम उम्र में दिवंगत हो गए, हिंदी के सर्वाधिक प्रतिष्ठित आलोचक थे कानपुर के जी। और 34 साल की उम्र में ये गुजर गए जी। लेकिन इन्होंने जो लिखा है वो बहुत मूल्यवान है। डॉक्टर साहब, एक जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्रीकांत वर्मा रचनावली, जी जी, जिसके 8 अंक आपने 8 खंड प्रकाशित किया, आपने उसका संपादन किया। मैंने देखा है वो दौर जब आप उसका संपादन कार्य कर रहे होते थे तो रात रात भर जाग के वो काम करते थे आप। वो श्रीकांत वर्मा रचनावली है जिसके 10 वर्ष लगे आपको इस रचनावली के 8 खंड को पूरा करने में। जी जी, ये दरअसल मेरा बड़ा महत्वाकांक्षी काम था और श्रीकांत जी के निधन के बाद राजकमल प्रकाशन से आया। 8 खंडों में 8000 पृष्ठों में ये समाहित है। ये काम हमने सचमुच बहुत लंबे वक्त में किया। और जी 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 जी, एक चीज और आती कि आलोचना के 100 वर्ष, यानी ये आलोचना के 100 वर्षों का इसमें मुझे लगता है कि इतिहास है, मूल्यांकन भी है। जी जी जी। तो देखिए, हिंदी आलोचना जो मेरा कार्यक्षेत्र है जी, आप देखिए हिंदी आलोचना 100 वर्षों में किस रूप में कितना विकसित हुई है जी। ये 3 खंडों में है और 1200 पृष्ठों में है जी। और आपको याद होगा, वर्तमान साहित्य का जब अंक मैं संपादित कर रहा था तो पहले तो ये पत्रिका में छपा, बाद में ये किताब में आया। तो इसमें जो है आप समझिए कि करीब करीब आलोचना के विचार पक्ष को, प्रमुख आलोचकों पर कौन कौन सी 100 सालों में कृतियां आई हैं, इस सब पर इसमें। डॉक्टर साहब, एक और है कि हिंदी आलोचना के 9 रत्न, ये बहुत संक्षेप में हमारे दर्शकों को आप जरा इसके विषय में देखिए। 9 रत्न की अवधारणा जो है, हमने यह कहा कि अकबर के 9 रत्न थे जी। तो हिंदी आलोचना का जब मैं वर्तमान साहित्य का संपादन कर रहा था तो नामवर जी से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कर सकते हो कि 9 रत्नों की चर्चा करो। 2017 में जो पुरस्कार आपको मिलता है, ये जी 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 सम्मान है, ये हमारे दर्शकों के लिए और एक बड़ा महत्वपूर्ण सम्मान है। डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि इसको भी हम अपने दर्शकों को ज़रूर दिखाएं। ये एक है बड़ा है, हिंदी अकादमी दिल्ली का पुरस्कार, महत्वपूर्ण पुरस्कार है ये जी। ये जी हमारी आलोचना की जो तीसरी किताब है जी, हमारे समय की कविता, उस पर ये मुझे मिला था जी। इसके अलावा भी सम्मान मिले हैं, लेकिन मैं सम्मानों का जिक्र नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मुख्य काम है लिखना। एक बड़े साहित्यकार को और डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जैसे साहित्यकार को सम्मानों से या पुरस्कारों से समझा नहीं जा सकता जी जी। उनके जो रचना कर्म है वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जी जी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे स्टूडियो में आकर इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को दी। खासतौर से जो आपकी साहित्यिक दुनिया है, हम सब उससे परिचित हुए। आकाशवाणी में काम करते हुए, दूरदर्शन में रहते हुए, क्योंकि दूरदर्शन में भी आपने काम किया जी जी, मैं तो हम आपके एक बहुत बेहतर जीवन की कामना करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि आपकी ये रचना धर्मिता जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।